MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स। और आज आपको बताऊंगा दर्शकों, ईरान में क्या परमाणु बम फट गया? क्या ईरान इजराइल युद्ध के दौरान परमाणु बम फटने की वजह से वहां पर भूकंप आया है या कुछ और कारण है? और इसके बाद आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर एक नशा सवार हो गया है, उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए। वो तमतमा रहे हैं, अपने ही प्रशासन से झगड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं दर्शकों, कैसे अमेरिका में भूचाल आ गया है, पूरी एक्स-रे रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन इस भूचाल का बहुत बड़ा कारण है राष्ट्रपति रूस के पुतिन और चीन और रूस क्या पूरा खेल बदलने वाले हैं? ईरान इजराइल युद्ध का आगे क्या होने वाला है? पूरी एक्स-रे रिपोर्ट आज आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दर्शकों, आज दुनिया के सामने सवाल है, क्या ईरान के पास परमाणु बम आ गया? लेकिन पहले आपको बता दूं, क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है? क्योंकि ईरान में दर्शकों भूकंप आया है और पहला कारण बताया जा रहा है कि ईरान ने वहां पर परमाणु परीक्षण कर लिया है। लेकिन दर्शकों, एक और दावा किया जा रहा है। आपको जो अलग अलग दावे हैं वो समझा रहा हूं मैं। दूसरा दावा क्या किया जा रहा है? भूकंप ईरान में इसलिए आया है क्योंकि इजराइल ने जहां पर परमाणु केंद्र है ना ईरान का, वहां पर बम दागा और भूकंप आ गया। दो कारण आपने देख लिए ना दर्शकों। इनके आगे मैंने पूरी एक्स-रे रिपोर्ट तैयार की, आप कहीं मत जाइएगा, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तीसरा कारण, अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण नहीं किया, इजराइल ने बम नहीं मारा, तो यह भूकंप क्या सिर्फ प्रकृति से आया है, प्राकृतिक है? ये सवाल बने हुए हैं दर्शकों। लेकिन आज बताता हूं आपको पहली थ्योरी, क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है? देखिए रिपोर्ट। बीच ईरान रात के अंधेरे में कांप उठा। ईरान में भूकंप के झटकों से नई थ्योरी का जन्म हुआ। ईरान परमाणु प्रोग्राम पर झुकने वाला नहीं है। ईरान का परमाणु शक्ति बनने के लिए परीक्षण हुआ है। या इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया। ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है, जो अभी तो नहीं थमेगी। युद्ध का आज 9वां दिन है, लेकिन कोई देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि तबाही और विध्वंस के मंजर की तस्वीरें दहला रही हैं। दोनों तरफ भयंकर तबाही हो रही है और कोई बड़ी बात नहीं कि तबाही के ये निशान आने वाले दिनों में और गहरे और घातक हो जाएं, क्योंकि जिस परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए इजराइल से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा है, वो ये मानकर चलिए कि बस ईरान के हाथ में ही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीती रात ईरान में एक बार फिर आए भूकंप ने नया संदेह पैदा कर दिया है। ईरान में भूकंप की थ्योरी नंबर 1। ईरान में इससे एक हफ्ते पहले भी भूकंप आया था, लेकिन इन दोनों भूकंप पर नई थ्योरी ने जन्म ले लिया है, क्योंकि इन भूकंप की लोकेशन और टाइमिंग ये सोचने पर मजबूर करती है। 15 जून को फोर्दो परमाणु संयंत्र के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई थी। इसके ठीक एक हफ्ते बाद रात 9:19 पर सेमनान प्रांत में ईरान की धरती हिल उठी। ये भूकंप पिछले वाले जैसा हल्का नहीं था। इस भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। सेमनान में भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में केंद्रित था और इसकी वजह से राजधानी तेहरान समेत कई अन्य हिस्सों में झटके महसूस किए गए थे, जिसके कारण ये सवाल उठने लगे कि ईरान में ये भूकंप के झटके बार बार कहीं इसलिए तो नहीं हो रहे कि ईरान ने परमाणु संपन्न होने के लिए चोरी छिपे परमाणु परीक्षण कर दिया, क्योंकि जब परमाणु टेस्टिंग की जाती है तब भी इस तरह के झटकों से धरती कांप उठती है।
बताया जा रहा है कि सेमनान में यह भूकंप आया है। वहां ईरान का मिसाइल कॉम्प्लेक्स और मिसाइल सेंटर है। सेमनान मिसाइल कॉम्प्लेक्स में एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट रेंज और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। सेमनान प्रांत में मौजूद प्लांट में सॉलिड फ्यूल वाले आर्टिलरी रॉकेट शाहब 1 मिसाइल का भी प्रोडक्शन होता है। साथ ही ईरान का स्पेस सेंटर और इससे जुड़ी लॉन्चिंग फैसिलिटी भी सेमनान प्रांत में ही है। ऐसे में भूकंप की लोकेशन ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि कहीं ये परमाणु गतिविधियों से जुड़ा हुआ तो नहीं है। और दर्शकों, ये सवाल उठ रहे हैं, इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान की सरकारी मीडिया ने, आपको याद है ना, 3 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था। वो वीडियो मैं आपको फिर से दिखाता हूं। उस वीडियो में, ये है वो वीडियो, प्रतीकात्मक परमाणु हथियार दिखाया था। तो आज हम पूछ रहे हैं, क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है और उसका परीक्षण कर लिया है? इसलिए ये भूकंप आया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दर्शकों, मे बी का मतलब शायद। तो क्या ईरान दुनिया को संदेश दे रहा है कि उसने परमाणु परीक्षण कर लिया है, इसलिए भूकंप आया? ये तो थ्योरी नंबर 1 रही। लेकिन दर्शकों, 2 थ्योरीज और आ रही हैं और इसमें इजराइल का भी कनेक्शन है। परमाणु मिसाइल के मिनिएचर को कैसे हाथों से सहला रहा है ईरान, ये तो दुनिया ने देख लिया है। इससे सीधा संदेश ये कि ईरान वाकई परमाणु बम बना चुका है और वो पीछे नहीं हट रहा है, इसलिए जंग में अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि 2 थ्योरीज आ रही हैं। 2 थ्योरीज और क्या कहती हैं? क्या इसके पीछे इजराइल है, अमेरिका है, या फिर ये सब कुछ प्रकृति है? देखिए थ्योरी नंबर 2। वहीं भूकंप की दूसरी थ्योरी ये कहती है कि यह भूकंप इजराइल के भीषण अटैक की वजह से हुआ है, क्योंकि दोनों ही तारीख में धरती इजरायली हवाई हमलों के बाद तुरंत कांपी। बीती रात भी इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर में एक बड़े हमले में ईरान के इस्फहान परमाणु ठिकाने को ध्वस्त करने का दावा किया। साथ ही उसके मिसाइल कार्यक्रम को भी नेस्तनाबूद कर दिया। जिस इस्फहान परमाणु ठिकाने पर इजराइल ने हमला किया, वो ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम रिसर्च और प्रोसेसिंग सेंटर है। ईरान ने भी इस हमले की बात को स्वीकार किया है। इस्फहान स्थित ईरान के परमाणु स्थल को इजराइल ने निशाना बनाया, लेकिन वहां कोई खतरनाक पदार्थ का रिसाव नहीं हुआ है। इजराइल का उद्देश्य साफ है, वो एक कर ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करना चाहता है, ताकि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को कभी पूरा ना कर पाए। इजराइल ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्दो जैसे परमाणु ठिकानों पर हमला कर चुका है और इजरायली हमलों से इन परमाणु साइट्स पर सैटेलाइट तस्वीरों में भी भारी नुकसान के संकेत मिलेंगे, जिसके बाद ये संदेह जताया जा रहा है कि इजरायली हवाई हमलों से ईरान में ये 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे बड़ा भूकंप एक और जो मैनमेड होता है वो होता है कि किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर अगर टेस्ट किया जाए या स्ट्राइक हो जाए तो एक तरीके से भूकंप आ जाता है। जंग के बीच ईरान ने भूकंप क्षेत्र के करीब के इलाके में ईरान के मिलिट्री यूनिट्स को तैनात कर दिया है, ताकि इजराइल को परमाणु ठिकानों पर हमला करने से रोका जा सके। ईरान में भूकंप की थ्योरी नंबर 3। हालांकि एक थ्योरी यह भी कहती है कि यह भूकंप ना ही ईरान के परमाणु परीक्षण का नतीजा है, ना ही इजरायली हमलों का, बल्कि ईरान में आया यह भूकंप प्राकृतिक है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है ईरान एल्पाइन हिमालयन सेस्मिक बेल्ट पर स्थित है और वहां हर साल औसतन 2000 से ज्यादा भूकंप आते हैं, जिनमें 15-16 भूकंप की तीव्रता 5 या उससे ज्यादा होती है। 2006 से 2015 के बीच ईरान में 96,000 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए और USGS और CTBTO जैसे संगठन के मुताबिक तो परमाणु विस्फोट भूकंपीय तनाव को ट्रिगर कर भूकंप पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर विस्फोट से कम तीव्रता के होते हैं और कुछ किलोमीटर के दायरे तक सीमित रहते हैं। मेरा मानना है ईरान के पास वैसे भी 60% ही न्यूक्लियर जो यूरेनियम जो है वो एनरिच्ड है। 90% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए एटम बम को टेस्ट करने के लिए। तो लिहाजा ये एटम बम की थ्योरी गलत है और जो ये अर्थक्वेक आया है ये एल्पाइन हिमालय जो कि सेस्मिक जोन के अंदर आते हैं और काफ़ी अर्थक्वेक आते हैं इस क्षेत्र के अंदर, ये उसी का एक कारण है। ईरान में आए भूकंप की असल वजह क्या है?
इस पर कई तरह की थ्योरीज हैं, क्योंकि दोनों भूकंप ऐसे समय और जगह पर आए हैं जब परमाणु गतिविधि को लेकर महायुद्ध चल रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान भी पाक में आए भूकंप पर ऐसी ही अफवाहें उठी थी। इसी तरह अभी तक तो ईरान के भूकंप का परमाणु परीक्षण या सैन्य गतिविधियों का कोई ठोस संबंध नहीं मिला है, लेकिन तनाव वाले इलाके में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। लेकिन दर्शकों, इस समय ईरान मुश्किल में है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आईडीएफ ने अब तक ईरानी 17 परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया है। आप सोचिए जरा, 9 दिन हुए हैं इस जंग को और 17 परमाणु वैज्ञानिक ईरान के इजराइल ने मार दिए हैं, खत्म कर दिया है। इजरायली मीडिया ये दावा कर रही है कि हमने 17 ऐसे वैज्ञानिकों को मार गिराया। आप सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए हैं और जो वैज्ञानिकों की मौत हुई है उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आप समझिए कि अगर इजराइल उनके वैज्ञानिकों को मार रहा है तो यह जंग कहां पर जाएगी। इस बीच एक और जानकारी आपको दे रहा हूं, इजराइल ने ईरान के शिराज शहर पर हमला कर दिया है। सैन्य ठिकाने हैं वहां पर, सैन्य ठिकानों पर इजराइल हमला कर रहा है और हमले के बाद मौके से धुआं उठता दिख रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस कैसे अटैक किया गया है और फुल फ्रेम आप इस तस्वीर को देखिए। जबरदस्त हमला किया जा रहा है, ये आप देखिए जरा। जैसे ही यहां पर अटैक हुआ, अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। लेकिन आप ये बात मानकर चलिए कि इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये हमले इजराइल के जारी रहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात दर्शकों आज आपको बता रहा हूं, ये जो तस्वीर अभी तक आप देख रहे हैं ये बहुत कुछ बताती है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, यही वो कारण है। आप लोग सोच रहे हैं ना ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से लड़ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका अब दोनों सचेत अवस्था में आ गए, खलबली मच गई है वहां, क्योंकि इजराइल को अपने अस्तित्व पर खतरा लग रहा है तो अमेरिका इसे दुनिया की शांति में बाधा बता रहा है, दिक्कत बता रहा है। लेकिन दर्शकों, आपको एक बात समझनी होगी, ईरान ने ये परमाणु प्रोग्राम अब अमेरिका में जंग खड़ी कर सकता है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ईरान के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है ना और अमेरिका का खुफिया विभाग जो है वो दोनों आमने सामने आ गए। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप पर आजकल दुनिया में यही कहा जा रहा है कि भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे दर्शक, वो अलग अलग तरह की खुद ऐसी बातें कह रहे हैं और अपने खुफिया विभाग को आप सोचिए जरा, एक देश के राष्ट्रपति अपने ही देश के एजेंसी इस पर सवाल उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही किया है दर्शक, खुफिया विभाग के सामने आ गए, उल्टा चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो खुफिया विभाग है, तुलसी गाबार्ड है जिसकी निदेशक, वो कह रहे हैं कि इन्होंने सच छिपाया है और आज पूरी दुनिया के सामने वो अपने खुफिया विभाग की पोल खोल रहे हैं या खुद अपना झूठ परोस रहे हैं, सच परोस रहे हैं, ये वही जानते हैं। लेकिन दर्शकों, तुलसी गाबार्ड और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के सामने आ गए और मनमुटाव की खबरें हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका में कैसे भूचाल मचा रहा है, कैसे भूचाल मचा रहा है, दिखा रहा हूं मैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से तुलसी गाबार्ड को गलत बताया है। इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गाबार्ड ने कांग्रेस के सामने गवाही दी और कहा कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। सोचिए जरा, गाबार्ड ने कहा कि सर्वोच्च नेता ने ईरान के 2003 में परमाणु कार्यक्रम निलंबित कर दिया था, इसे शुरू नहीं किया, रोक दिया था। लेकिन यूएस ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर नजर रख रहा है, उन्होंने ये बात कही। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, तुलसी गाबार्ड कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं है, हमें पता है, राष्ट्रपति बेहतर जानते हैं। तुलसी गाबार्ड का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप को चुभ गया है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण अमेरिका में अनबन हो गई है। दर्शकों, भूचाल आ गया है, सियासी भूचाल, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन कैसे ये अनबन हो रही है दिखाता हूं आपको। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मिडिल ईस्ट में जंग। परमाणु कार्यक्रम के कारण ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध। अब यही परमाणु प्रोग्राम फैला रहा अमेरिका में भ्रम। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक की नींद उड़ा दी है।
इजराइल ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को मुख्य टारगेट पर ले रहा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी इजराइल को इसमें समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न बने, लेकिन अब ईरान का यही परमाणु कार्यक्रम अमेरिका में भ्रम पैदा कर रहा है। भ्रम भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गबार्ड के बीच। ट्रंप ईरान को लेकर ये कह रहे हैं कि वो तेजी से इस पर काम कर रहा है, वो कुछ ही महीने में परमाणु बम बना लेगा। लेकिन इससे उलट तुलसी गबार्ड ने कहा कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा। बस इसी बात पर ट्रंप तुलसी गबार्ड पर भड़क उठे। वो अमेरिका खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गबार्ड से नाराज हो गए। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया जिस पर उन्होंने अपने खुफिया विभाग को ही गलत बता दिया। What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. You know, they're sitting on the top of one of the largest piles of oil in the world. I just don't know why they need that for civilian work. ट्रंप का लहजा उनके शब्दों ने यह बता दिया कि वो किस कदर गबार्ड के बयान से नाखुश है। ट्रंप को ये अपने साथ धोखा लगा, क्योंकि वो दुनिया भर में ये कह रहे हैं कि ईरान जल्द ही परमाणु संपन्न बनाने की दिशा में काम कर रहा है और उन्हीं का खुफिया विभाग इससे इनकार करता है। लेकिन जब तुलसी गबार्ड तक ट्रंप की नाराजगी पहुंची तो तुलसी गबार्ड ने अपनी सफाई दी और कहा उनके दिए बयान को गलत रूप से पेश किया गया है। The IC continues to assess that Iran decides to reauthorize its nuclear weapons program. In the past year, we've seen an erosion of a decades-long taboo in Iran on discussing nuclear weapons in public, likely emboldening nuclear weapons advocates within Iran's decision-making apparatus. गबार्ड ने अपनी सफाई देकर ट्रंप के साथ अपने मतभेद खत्म करने की दिशा में कदम उठाया, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने खुफिया एजेंसियों की राय के खिलाफ बयान दिया हो। अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े होकर अमेरिकी एजेंसी की राय को नजरअंदाज किया था। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु संपन्न बने, इसलिए वो इस युद्ध में इजराइल को मदद कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपने एक बात देखी, ट्रंप ने सबको गलत बता दिया और 14 दिन का वक्त मांग लिया, जिसमें एक दिन कम हो चुका है। कल मांगा था, आज एक दिन कम हो गया। अब दर्शकों 13 दिन बचे हुए हैं। ट्रंप क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि उनके इस फैसले के बाद बताया जा रहा है कि वो खुद ही कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए 14 दिन का वक्त लिया है। लेकिन दर्शकों, मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो ईरान के साथ आने वाले समय में क्या कुछ करने वाला है, ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ट्रंप और उनका प्रशासन बिल्कुल साफ है कि उन्हें करना क्या है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं देना है, ये वो साफ कर चुके हैं। इसलिए लगातार परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए अपील कर रहे हैं, पोस्चरिंग कर रहे हैं, वो आप समझिए इसे। लेकिन ईरान जब इस पर अड़ा है तो दर्शकों, क्या मिडिल ईस्ट में जबरदस्त जंग हो जाएगी? इसलिए यह माना जा रहा है कि ट्रंप इन 13 दिनों में ईरान पर हमला कैसे करना है, कब करना है, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और दर्शकों, आज आपको बताऊं, एक बड़े अधिकारी अमेरिका, उनका बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि इस जंग में सीधे कूदेगा या नहीं, इस पर तो अभी विचार किया जा रहा है। लेकिन यह तय है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा और ईरान को परमाणु संपन्न नहीं होने देगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. Just a time to see whether or not people come to their senses. डोनाल्ड ट्रंप तो मन बना चुके, लेकिन जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अभी इस वक्त एक अधिकारी हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो क्या प्लान है दर्शकों, आइए आपको बताता हूं। ट्रंप का एक बहुत बड़ा प्लान है, ट्रिक और टैको। अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर जनरल डेविड पैट्रियस ने यह दावा किया है दर्शकों कि 14 दिन की समय सीमा क्यों ली है। उनका दावा यह है कि एक कदम महज दिखावा नहीं है। पैट्रियस कह रहे हैं कि ट्रंप की ईरान पर 14 दिन की समय सीमा एक रणनीतिक विराम है। यूएस सेना को मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से तैनात करने के लिए उन्हें 14 दिन चाहिए। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला करने पर अमेरिका, ट्रंप विचार कर रहा है, यह पैट्रियस का कहना है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, अगर ऐसा ही हुआ तो क्या ईरान में जबरदस्त तबाही आएगी और उसके
ट्रेलर इस वक्त हमारे सामने आ गए मिडिल ईस्ट की ओर। अमेरिकी फाइटर जेट बढ़ गए दर्शकों। F-22 रैप्टर और F-35 समेत कई सारे विमान देखे गए। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, ये आप देखिएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये देखे गए पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरे हैं। जरा दिखाइए इन तस्वीरों को। ये अमेरिकी प्लेन है दर्शकों। हालांकि कुछ तस्वीरें प्रतीकात्मक भी हैं, लेकिन आपको इन तस्वीरों के जरिए समझना चाहिए, एक दो नहीं कई फाइटर जेट्स उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये अलग अलग एजेंसी दावा कर रही हैं। अब एक बड़ी बात बताता हूं, ट्रंप पर विश्वास करना दर्शकों अभी भी मुश्किल लगता है। वो पल पल अपने बयान बदल रहे हैं, इसलिए लग रहा है वो कब पलट जाए ये दुनिया नहीं जानती। बहुत मुश्किल हो रहा है उन्हें समझना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 हफ्ते का जब उन्होंने वक्त मांगा तो कहा गया कि ईरान पर हमले के लिए मांग रहे हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि अरे आपको आना है आए, ना आना हो ना आए, आपकी सेना की हमें कोई जरूरत नहीं है। इजराइल इतना सक्षम है कि वो बिना अमेरिका की मदद के ईरान के फोर्दो परमाणु संयंत्र को तबाह कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। इस पर जो ट्रंप अभी तक इजराइल का साथ दे रहे थे दर्शक, वो अब इजराइल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इजराइल में इतना दम नहीं है, इतना उछलने की जरूरत नहीं है। दिखाता हूं आप। क्या ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता? ट्रंप के बयान पल पल बदलते हैं। जो ट्रंप अभी तक ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े थे, वही ट्रंप आज इजराइल की सैन्य क्षमता पर सवाल खड़े करने लगे। क्योंकि पहले तो ईरान इजराइल जंग पर तीखे बयान देने वाले ट्रंप ने ईरान पर हमले का निर्णय लेने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा। फिर जब नेतन्याहू ने दुनिया के सामने आकर साफ कर दिया कि उनका देश और उनकी सेना अपने आप में बहुत सक्षम है, तो ये बात ट्रंप को पसंद नहीं आई। व्हाइट हाउस का बयान सामने आने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल जंग में पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप का फैसला अपनी जगह है, लेकिन वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। ईरान के खिलाफ अपने अभियान में इजराइल दुनिया का चेहरा बदल रहा है। हमारे पास ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की क्षमता है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए सही करेंगे, मैं इजराइल के लिए जो अच्छा होगा वो करूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान मानो ट्रंप के गले के नीचे नहीं उतर रहा। ट्रंप ने नेतन्याहू के बयान पर इजराइल को ही चेता दिया है और कहा कि बिना अमेरिकी मदद के वो फोर्दो को नेस्तनाबूद नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने इजराइल को चेताते हुए कहा, इजराइल के पास ईरान के अंडरग्राउंड फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को अपने दम पर नेस्तनाबूद करने की क्षमता नहीं है। इजराइल के पास बहुत सीमित क्षमता है। वो फोर्दो के एक हिस्से को थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। ट्रंप कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक जो ट्रंप ईरान के खिलाफ खड़े थे, वो इजराइल की क्षमता पर सवाल उठाने लगे। कह रहे हैं कि तेहरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हर जरूरी सामान है। अगर ईरान परमाणु बम तैयार कर लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। और अमेरिका की दादागिरी से दुनिया वाकिफ है दर्शकों। अमेरिका केवल अपने फायदे के लिए ये सोचता है, ये तो आप भी समझ गए हो। वो ईरान इजराइल युद्ध में सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। पता है ट्रंप का भी एक फायदा है दर्शकों। मिडिल ईस्ट में कैसी आग लग रही है ये आप देख रहे हैं ना, लेकिन ट्रंप ने ईरान इजराइल जंग में आग में घी डालने का काम किया। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। ये काम उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव के वक्त भी किया था। वो आप समझिए बेमतलब का श्रेय लेना चाहते हैं कि भाई मैंने किया, ये तो मैंने किया है। पाकिस्तान भारत के सीज फायर के लिए कैसे उन्होंने दावा किया, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान, भिखारी पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाया था। ये दुनिया जानती है और पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया। लेकिन ट्रंप आगे आ गए कि नहीं मैंने रुकवाया है। और यही ट्रंप की दिक्कत है दर्शकों। उनके सिर पे एक नशा सवार हो गया है, वो है नोबेल पुरस्कार जीतने का। दिखाता हूं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने दुनिया भर में कई मोर्चों पर चली जंग को रुकवाने में अहम भूमिका निभाई है और उनके इस दावे में उनका केवल एक ही हितैषी है, वो है पाकिस्तान।
पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप का नाम 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए औपचारिक रूप से प्रस्तावित कर दिया। नोबेल पुरस्कार पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कांगो रवांडा के बीच संधि की व्यवस्था कर दी और कह रहे हैं कि मुझे इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। भारत पाक जंग रोकने के लिए नोबेल नहीं मिलेगा। सर्बिया कोसोवो जंग रुकवाने के लिए नोबेल नहीं मिलेगा। मिस्र इथियोपिया में शांति के लिए नोबेल नहीं मिलेगा। अब्राहम समझौते के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। मैं कुछ भी करूं मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ सत्ता में वापसी करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के बाद ये दावा करते हैं कि वो दुनिया में शांति लाएंगे, युद्ध रोकने पर काम करेंगे। मैं दुनिया में शांति चाहता हूँ। मैं युद्ध को रोकने का काम करूँगा। 2017 से 2020 में मेरी प्रेसिडेंसी में कोई बड़ी जंग नहीं छिड़ी थी। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अब मैं फिर विश्व में शांति बहाल करूँगा। विशेष रूप से मिडिल ईस्ट के लिए काम करूँगा। They're going to have to give us some things that they're not willing to give us right now. जंगी माहौल के बीच ट्रंप खुद को शांति का मसीहा साबित करने पर तुले हुए हैं। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार की तलब लगी हुई है। लेकिन सच तो यह है कि आज तक ट्रंप के कहने पर युद्ध रुकना तो दूर, सीज फायर तक नहीं हुआ है। ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका जंग में सीधे कूद गया तो ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाने का सपना देखते ही रह जाएंगे। भाई ये ट्रंप की दिक्कत है, लेकिन ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं दर्शकों, तो दूसरी तरफ आपको बताता हूं ईरान के साथ रूस आ गया है, चाइना आ गया है। और इसलिए मैं कह रहा था दर्शकों, आपसे परसों ही मैंने बताया था आपको कि ये जंग और ज्यादा भड़केगी। और इसी कारण कहा जा रहा है कि अगर जंग में अमेरिका सीधे तौर पर आया तो रूस और चीन पीछे नहीं हटेंगे, वो भी फुल फ्लैश वॉर में आ जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया दर्शकों, तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएंगी ये घटना है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, रूस और अमेरिका की इसमें कितनी बड़ी भूमिका दिखाता हूं आपको। अमेरिका के समर्थन से ही इजराइल ने ईरान पर हमला बोला। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए बीते 9 दिन से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। इजराइल उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को लगातार निशाना बना रहा है और अमेरिका का जंग में खुली एंट्री का काउंटडाउन शुरू हो गया। सबकी निगाहें अब 2 हफ्तों के खत्म होने पर टिक गई, जब ट्रंप बताएंगे उनका ईरान पर फाइनल फैसला क्या है। लेकिन उससे पहले रूस ने अमेरिका को चेता दिया है कि अगर उसने ईरान इजराइल युद्ध में एंट्री की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, दुनिया में बवाल मच जाएगा। रूस का कहना है कि बाकी देशों की तरह ईरान को भी परमाणु शक्ति बनने का पूरा हक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने के ईरान के अधिकार का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में आवश्यक मदद करने के लिए रूस तत्पर है। ईरान को सभी संप्रभु राज्यों की तरह परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण विकास और उपयोग करने का वैध अधिकार है। हालांकि रूस ने यह भी कहा है कि ईरान और इजराइल को सीजफायर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, युद्ध से केवल नुकसान ही पहुंचता है। दोनों पक्षों को आम सहमति पर पहुंचना चाहिए और एक यथार्थवादी और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनी गारंटी तंत्र स्थापित करना चाहिए, जो न केवल इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु विकास के अधिकार की भी रक्षा करेगा। इन सब के बीच ईरान और इजराइल के हमले थमते नहीं नजर आ रहे। ईरान की तरफ से रोजाना नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल भी ईरान के अधिकारियों से लेकर न्यूक्लियर फैसिलिटी और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि उनकी सेना ने भी इजराइल पर जबरदस्त अटैक की कसम खा ली है। आरोप है कि इजराइल अनुचित हमले कर रहा है और उसने इनका जवाब सबसे मजबूत ताकत से देने की कसम खाई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल हो जाता है तो ये सभी के लिए बहुत बहुत खतरनाक होगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, बीते 9 दिन में दोनों देशों में तबाही हुई है और अगर ऐसे में अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने आ गए तो हश्र और बुरा होना तय है। दुनिया में अस्थिरता होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और दर्शकों, ये तो आपने रूस और अमेरिका के बीच की लड़ाई देखी।
लेकिन इजराइल ईरान जंग के बीच आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं मैं। चीन की कार्गो थ्योरी सामने आ गई है। ठहर जाइए थोड़ी देर, बता रहा हूं ये कार्गो थ्योरी है क्या। दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, क्या चीन अमेरिका की तरह गुपचुप एंट्री ले चुका है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चीन ने 5 कार्गो प्लेन ईरान पहुंचे इधर। सोचिए इधर ये क्यों पहुंच गए? और चीन की यही हरकत दुनिया की निगाह उसकी ओर करती है। सवाल उठता है, क्या चीन विमानों ने हथियारों का जखीरा पहुंचा दिया है? क्या चीन अपने हथियारों से ईरान की पीछे से मदद कर रहा है? और अगर चीन ऐसा कर रहा है दर्शकों, तो सीधे वो चुनौती किसको दे रहा है? अमेरिका को। क्योंकि इस कदम से अमेरिका और चीन सीधे आमने सामने आ सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं मैं इसको लेकर कैसी तैयारी की जा रही है। ईरान इजराइल युद्ध में चीन की गुपचुप एंट्री हो गई। 14 जून से अब तक कम से कम 5 बोइंग 747 विमानों ने चीन से ईरान की ओर उड़ान भरी। इन विमानों ने चीन के उत्तरी हिस्से से पश्चिम की ओर उड़ते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को पार किया है। और जैसे ईरान की सीमा के पास पहुंचे, वो रडार से गायब हो गए। कहां चले गए? रिपोर्ट्स कह रही हैं दर्शकों, इन विमानों का अंतिम गंतव्य, अंतिम लक्ष्य, अंतिम मंजिल लग्जमबर्ग दर्शाया गया है। लेकिन कोई भी विमान यूरोपीय हवाई क्षेत्र में पहुंचा ही नहीं, तो कहां चले गए भाई? इससे इन उड़ानों की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। ये संदिग्ध नजर आते हैं दर्शक। लेकिन आप सोचिए, अगर ऐसा होगा तो ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा। लेकिन दर्शकों, अब आपको एक और बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं मैं। खामनेई ने, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, अपने 3 उत्तराधिकारियों का ऐलान कर दिया है। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिहाज से। आशंका यह है कि अगर खामनेई को कुछ होता है तो 3 नामों का ऐलान किया गया। 3 वरिष्ठ मौलवी हैं जो जानकार हैं, और इनके नामों की घोषणा कर दी है। अमेरिका मीडिया ये खबर हमें दे रहा है दर्शकों, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, 9 दिनों के अंदर जंग बेहद विनाशकारी हो गई। इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईरानी हमले का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं आप। IRGC ने यह वीडियो जारी किया है। एक साथ कई सारी मिसाइलों को दागा है, और इन मिसाइलों के दागने के बाद यही सवाल उठ रहा है कि ये जंग कहां तक जाएगी। ये तस्वीर आप देखिए जरा, धुआं। और इधर आपको तेल अवीव की तस्वीर मैं दिखाता हूं। सड़कों पर भारी तबाही मची है। दिखाइए जरा तेल अवीव की तस्वीर। ये देखिए आप, ईरानी हमलों के बाद तेल अवीव में भयंकर नुकसान हो रहा है। इजराइल के अलग अलग शहरों की तस्वीर, हाइफा की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए तेल अवीव में कैसे जल रहा है। ये हाइफा की तस्वीर आप देखिए। और यहां पर ये बताने के लिए काफी है कि नुकसान बहुत बम्पर हो रहा है। लेकिन दर्शकों, आपने सोचा कि भारत क्या कर रहा है, भारत की स्ट्रेटेजी क्या है? आज मैं भारतीयों के लिए और भारत की कैसी स्थिति है कूटनीति की, वो बताता हूं आपको। देखिए जरा, ये भारतीय जो हैं ईरान से आए, इनकी आंखों में आंसू आ गए। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इन्हें। इन्होंने आते ही क्या कहा, एम्बियंस सुनाइए जरा। तो देखा दर्शकों आपने, एक तरफ युद्ध चल रहा है और उधर भारत ने कह दिया कि हम अपने लोगों को ईरान से, इजराइल से सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। और ईरान से ये भारतीय आए हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहरहाल दर्शकों, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH